हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुसुमलता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेमुमा राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम संविधान सभा का गठन और उसके कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा का जो गठन है वो किस तरह से हुआ, संविधान सभा का से क्या आशय है, उसके निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार रही। स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण है। संविधान सभा से तात्पर्य संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहां भी लिखित संविधान है उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां रही हैं। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास इस प्रकार हुआ। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं करें। क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण कर सकें। 19वीं सदी में संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन हमें बाल गंगाधर तिलक के 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं। 20वीं सदी में महात्मा गांधी जी ने 1922 में संविधान सभा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पुनः पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात औपचारिक रूप में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से ही कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक घोषणा कर दी कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए, जो सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण करे, जिसे संविधान सभा भी कहा जाएगा। परिणाम स्वरूप अनेक प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा दिसंबर 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और उसकी व्याख्या को स्पष्ट किया गया, उसके महत्व को स्पष्ट किया गया। इसके अलावा 1937 और 1938 के कांग्रेस के अधिवेशनों में इस मांग को पुनः दोहराया गया तथा इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए और कहा गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। प्रारंभ में भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग का विरोध ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों ने किया था। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, किंतु 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग उठी तो दो पृथक संविधान सभाओं की मांग प्रारंभ कर दी। ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग के विरोध में थी, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, तब अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, तथा भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इन्होंने इसको क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। बाद में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन। 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करना असंभव है। अतः व्यावहारिक उपाय यह है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 सदस्य हों, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक प्रांत अपनी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजेगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम बनाया गया था। प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिए। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएं तथा मतदाताओं को 3 भागों में बांट दिया गया: साधारण, मुसलमान और सिख। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी बातचीत के द्वारा तय होना था। तो इस तरह से संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो उसमें व्यवस्था की गई कि 292 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर के आएंगे। 93 जो सदस्य हैं वो देशी रियासतों से मनोनीत होकर के आएंगे और 4 जो सदस्य वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। तो इस तरह से एक व्यवस्था की गई कि संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा। अब संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1940 को संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव संपन्न हुए। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें तथा स्वतंत्र निर्दलीयों ने 8 सीटें तथा अन्य और छोटी छोटी पार्टियों ने एक सीट पर विजय हासिल की। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देखकर बहिष्कार करने का निर्णय किया। 9 दिसंबर 1940 के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अब संविधान सभा के प्रमुख सदस्य अर्थात संविधान निर्माता। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, पट्टाभी सीतारामैया, श्रीमती दुर्गाबाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठाकुरदास भार्गव आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। संविधान सभा में जो शक्ति के केंद्र थे वो नेहरू जी और पटेल जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून के प्रकांड पंडित थे, तो गोपालस्वामी अयंगर भी बहुत योग्य तथा अनुभवी पुरुष थे। ये प्रमुख जो विद्वान थे वो संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने कार्य किया।
अब है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। इस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उनके समक्ष ही प्रत्येक सदस्य ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई और उसमें यह कहा गया कि प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियों का गठन किया, जैसे कि संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति आदि। देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए ही संविधान सभा ने पूर्व में एक वार्ता समिति का गठन कर लिया था। 29 संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में संवैधानिक परामर्शदाता BN राव को बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। प्रारूप समिति में 7 सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। इसके अन्य सदस्यों में N गोपालस्वामी आयंकर, K अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर और DP खेतान थे। कुछ समय बाद BL मित्तर के स्थान पर N माधवन राव सदस्य बने और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने पर उनके स्थान पर TT कृष्णाचारी ने उनका स्थान लिया। प्रारूप समिति, ये कहा जाता है प्रारूप समिति क्या कार्य करती थी। प्रारूप समिति का जो कार्य है वो क्या था। प्रारूप समिति का कार्य यह था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान का प्रारूप तैयार कर विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया। 15 नवंबर 1948 को इसका प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ और तीसरा वाचन इसका 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई और सभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए
कहा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा होती रही और अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिए थे। बाकी के अनुच्छेदों को अर्थात शेष संविधान को 26 जनवरी के दिन के ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू कर दिया गया। ये भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त विवरण था। इसमें ग्रैनविल ऑस्टिन ने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया की श्रेष्ठता कि क्या मतलब बातें, कुछ बातें थी जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के बारे में कही हैं, जिसमें से है उन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसमें उन्होंने 3 बातें कही हैं कि सहमति से निर्णय, अर्थात जो भारतीय संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया है उसमें जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि सर्वसहमति से लिए। किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, सभी निर्णय एक सर्वसम्मति के माध्यम से लिए गए हैं। दूसरा है उन्होंने समायोजन का सिद्धांत कि समायोजन के सिद्धांत से आशय है कि 2 ऐसे तथ्यों के बीच समन्वय स्थापित करने से है जिन्हें अब तक परस्पर विरोधी समझा जाता था। वास्तव में भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण में सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता के दृष्टिकोण को अपनाया था और इसके अनुकूल ही समायोजन के सिद्धांत के कुछ इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय, गणतंत्रीय व्यवस्था के साथ राष्ट्रमंडल की सदस्यता आदि। तीसरा जो बिंदु है वो है परिवर्तन के साथ चयन की कला। इसके साथ ही संविधान निर्माण का जो कार्य है, कार्य परिवर्तन के साथ चयन की कला के आधार पर किया गया। संवैधानिक सिद्धांतों का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण 1947 में किसी मौलिक संविधान के निर्माण की बात सोचना संभव नहीं था। संविधान निर्माता अच्छे और व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे, अतः उन्होंने विदेशी संविधान की उन धारणाओं और व्यवस्थाओं को अपने संविधान में ग्रहण कर लिया जो उन देशों में सफल रही थीं और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थी। इस संबंध में विशेष बात यह है कि इसे विदेशी संविधानों से सोच विचार कर ही ग्रहण किया गया है और जो कुछ ग्रहण किया गया है उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया गया है। इसे संविधान निर्माण की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया और भारतीय संविधान का गुण कहा जा सकता है। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उनसे जो अच्छे जो प्रावधान थे, जो व्यवस्थाएं थी, उनको ग्रहण किया और अपने संविधान में उनको रखा जो कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया जो कि स्थायी रूप से अभी तक चला आ रहा है।